अधिकांश लोग वनस्पति जीवन की सिर्फ 12 से 15 किस्मों का ही सेवन कर रहे हैं। ये विविधता मानव जीवन को पोषित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर वो भोजन को 1% भी दूषित कर दें तो वो अरबों डॉलर कमा सकते हैं। ये खतरनाक चीजें हैं। अगर हम इसका सेवन रोजाना करेंगे तो हमें कई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अपने खाने के तरीके को बदलकर हम दिमागी क्षमता को काफी हद तक बढ़ा सकते हैं। खरगोशों को बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खिलाया गया। सबको हृदय संबंधी समस्याएं हो गईं, सिर्फ एक ग्रुप को छोड़कर। खाने में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ने उन पर कोई असर नहीं डाला। हम आगे बढ़ चुके हैं। खासकर पश्चिमी देश फूड प्रोसेसिंग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। अभी भारत बड़े कदम उठा रहा है फूड प्रोसेसिंग उद्योग को स्थापित करने के लिए, क्योंकि खाद्य पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं और लोग इसे स्टोर करके इसका इस्तेमाल कल करना चाहते हैं। तो एक नीति के रूप में, एक फिलॉसफी के रूप में, एक सामाजिक चेतना के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि भोजन को उसकी ताजी अवस्था में खाना ही खाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन किसी के जीवन में ऐसी बाहरी परिस्थितियां होती हैं जहां आप ऐसी जगहों पर हो सकते हैं जहां ऐसा करना संभव नहीं है, तब प्रोसेस्ड फूड और फ्रोजन फूड ठीक हैं। लेकिन अगर हम रोजाना इसका सेवन करेंगे तो बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप जानते हैं कि योग परंपरा में यह हमेशा इस तरह होता है। अगर आपको कोई सब्जी खानी है तो उसे आज ही पौधे से तोड़ा जाना चाहिए। कुछ घंटों के भीतर उसे पकाया जाना चाहिए। एक बार पकने के बाद आपको उसे अधिकतम 90 मिनट के भीतर खा लेना चाहिए। आप कभी पुराना रखा हुआ खाना नहीं खाते, क्योंकि सभी जीवित चीजें, खाना एक जीवित चीज है। अगर ये जीवित नहीं होता तो ये हमारा पोषण नहीं करता। ये हमारे लिए जीवन का आधार या जीवन बनाने वाली सामग्री है। ये बस एक और उत्पाद नहीं है। तो ये सब जीवन से मृत्यु की ओर या मृत्यु से जीवन को फिर से बनाने की ओर बढ़ रहा है। ऐसा हर समय जीवन के हर स्तर पर हो रहा है। पूरी प्रक्रिया जिसे हम जीवन कहते हैं वो जीवन और मृत्यु के बीच का चक्र है। हम जीवन को एक गतिशील प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, मृत्यु को जड़ता के रूप में। अगर कोई अभी निष्क्रिय हो जाता है, अगर हम उसे कुछ चुभोते हैं और वो सक्रिय हो जाता है तो हम कहते हैं वो सो रहा था। अगर कोई निष्क्रिय हो जाता है, अगर आप उसे चुभोते हैं और वो नहीं उठता, लेकिन काफी चिकित्सा उपचार के बाद वो जाग जाता है, तो हम कहते हैं वो बेहोश या वो कोमा में था। लेकिन अगर कोई निष्क्रिय हो जाता है और हम चाहे जो भी करें, अगर वो वापस नहीं आता तो हम कहते हैं वो मर चुका है। तो असल में मृत्यु जड़ता है। जीवन में हर चीज लगातार गतिशीलता और जड़ता के बीच संघर्ष कर रही है। तो हम इस जड़ता को तमस कहते हैं। तो एक बार जब आप भोजन को, खासकर पके हुए भोजन को, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं तो उसमें जड़ता आ जाती है। हो सकता है कि आपको कुछ महसूस ना हो, बस आपकी नींद की मात्रा बढ़ सकती है। यानी आप ज्यादा घंटे सो सकते हैं और हर कोई ये कह रहा है कि आप जितना ज्यादा सोएंगे उतने ही स्वस्थ रहेंगे। बेशक क्योंकि अगर आप पूरी जिंदगी सोते हैं तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आप में शायद जीवन ही ना हो। अभी यह सलाह दी जा रही है कि स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के लिए हर किसी को कम से कम 8 घंटे सोना चाहिए। 8 घंटे मतलब स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने जीवन का 1/3 हिस्सा सोना चाहिए। किसी मशीन के लिए बहुत ज्यादा सर्विसिंग हुई। अगर मशीन अच्छी क्वालिटी की है तो उसे इतना ज्यादा रखरखाव की जरूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी एक जरूरी बात यह है कि भोजन दूषित है। जब मैं दूषित कहता हूं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें किसी ने जानबूझकर जहर मिलाया है। नहीं, इसमें जरूरी पोषण की कमी के कारण वो दूषित है। और ज्यादातर समय लोग सुपरमार्केट से जो खाना खरीद कर खाते हैं वो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने पुराना हो सकता है। और अगर वो उसे घर ले भी आते हैं तो फिर वो घर में रखा रहता है। और आज ये दिखाने के लिए कई सारे अध्ययन हैं। मैं खास तौर पर ताजा खाने पर जोर इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि प्रोसेस्ड फूड और बहुत ज्यादा जड़ता वाले भोजन का सेवन करने से कब्ज होता है। आज कई विश्वविद्यालय इस पर अध्ययन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कब्ज और दिमागी क्षमता संबंधी समस्याएं काफी जुड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर और प्रकाशन हैं
जो कह रहे हैं कि रोजाना This Victorian idea अपने मलाशय को खाली करने का ये विक्टोरियन आइडिया वाकई जरूरी नहीं है। अगर आपका पेट हफ्ते में 1 या 2 बार भी साफ होता है तो ये काफी है। ऐसी बातें करना खतरनाक है। बात बस इतनी है कि आप मरेंगे नहीं, लेकिन अगर वेस्ट मटेरियल शरीर में लंबे समय तक रहता है तो शरीर में हर चीज कमजोर हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खाना, ज्यादा नॉनवेज खाना, in the food, all these things will bring constipation, and today world is suffering from various kinds of psychological derangements. इन सब चीजों से कब्ज होता है और आज दुनिया कई प्रकार की मनोवैज्ञानिक समस्याओं से पीड़ित है और 50-60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में बोध में गिरावट एक बहुत बड़ी चुनौती है। न्यूरॉन्स के पुनर्जनन और बोध के स्तर को सिर्फ अपने खाने के तरीके को बदलकर काफी बढ़ाया जा सकता है और सिस्टम अपनी गति से कमजोर नहीं होगा, क्योंकि अगर भोजन में सत्व का एक खास स्तर है या आपके भीतर जीवंतता का एक खास स्तर है तो पुनर्जनन प्रक्रिया बहुत तेज होगी। इस बात के बहुत से प्रमाण इकट्ठे हो रहे हैं कि पार्किंसंस की शुरुआत आंत से होती है और आंत में मौजूद छोटे मस्तिष्क एंट्रिक नर्वस सिस्टम के साथ सबसे पहले संपर्क करने में सूक्ष्म जीवों की बड़ी भूमिका होती है। अल्जाइमर रोग में ये उतना ही जटिल है, लेकिन अब इस बात के बहुत पुख्ता प्रमाण हैं कि हमारी आंत और उसमें रहने वाले सूक्ष्म जीवों के बीच ये इंटरैक्शन या लेनदेन होते हैं। और फिर पता है, आप इसे और आगे बढ़ा सकते हैं और जिस तरह का भोजन हम खाते हैं और जिस वातावरण में हम इस भोजन को उगाते हैं उसका संबंध कुछ सबसे गंभीर बीमारियों से है जिनका हम अगले 50 वर्षों में सामना करने जा रहे हैं, क्योंकि लोग बूढ़े हो रहे हैं और ये न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, हम भोजन कैसे खाते हैं ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू बन जाता है। अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हम जो खाना खाते हैं उसके प्रति कैसा रुख अपनाते हैं तो इसका भी असर पड़ता है। अमेरिका के कुछ विश्वविद्यालयों में कुछ बेहतरीन अध्ययन हुए हैं जो इसे दर्शाते हैं। ये शायद 80 के दशक के मध्य की बात है जब उन्होंने ये अध्ययन किया। खरगोशों के अलग अलग समूहों को बहुत अधिक कोलेस्ट्रॉल वाला भोजन खिलाया गया। वो देखना चाहते थे कि क्या उन्हें हृदय संबंधी समस्याएं वगैरह होंगी, और जब उन्होंने उनकी जांच की तो पाया कि सबको हृदय संबंधी समस्याएं हो गई थीं, सिर्फ खरगोशों के एक ग्रुप को छोड़कर। फिर उन्होंने इस ग्रुप का अध्ययन करना शुरू किया कि उनमें ऐसी क्या खास बात थी। आनुवांशिक रूप से वो एक जैसे थे, हर तरह से वो एक जैसे थे, उनकी गतिविधि का स्तर एक जैसा था, लेकिन उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने उस व्यक्ति का पता किया। वो व्यक्ति जो खरगोशों के इस ग्रुप को खिला रहा था वो हमेशा उनसे बात करता था, उनके लिए सीटी बजाता था, बात करता था, दुलारता था और फिर गाजर या जो कुछ भी वो उन्हें देते थे उन्हें खिलाता था। और ये खरगोश खुश थे। चूंकि वो खाते समय खुश थे इसलिए भोजन में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ने उन्हें प्रभावित नहीं किया। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम भोजन को किस भाव से ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे भीतर एक बुद्धिमत्ता है जो इस पूरे शरीर का निर्माण करती है। ये शरीर और मस्तिष्क भीतर से निर्मित होते हैं। हम जो रोटी खाते हैं वो शरीर और दिमाग बन जाती है। तो इस तरह की बुद्धिमत्ता मौजूद है। उसके संपर्क में रहना, हर चीज को उस दृष्टिकोण से देखना एक बड़ा अंतर लाएगा। तो हम किस तरह का भोजन खाते हैं, कहाँ खाते हैं, कैसे खाते हैं, भोजन करते समय हम किस तरह से हैं, इन सब चीजों का भोजन पर असर होता है। मैं जानता हूं कि इसके कुछ ही पहलुओं को रेगुलेशन से तय किया जा सकता है, बाकी को हमारी चेतना से तय करना होगा। लेकिन इसका नियमों वाला हिस्सा भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज भोजन को बड़ी एजेंसियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। जब मैं एजेंसियों, बड़े व्यवसायों, बहुत बड़े वाणिज्यिक उद्यमों की बात कर रहा हूं, जहां वो अगर भोजन को 1% भी दूषित करते हैं तो वो अरबों डॉलर कमा सकते हैं। जब इस तरह का मौका हो तो हमेशा भोजन को अलग अलग तरीकों से दूषित करने की प्रवृत्ति होती है, या तो कुछ समय तक रखने से, या उनके स्टोरेज के तापमान को कम करके, या उनमें असल में कुछ मिलाकर। ये सभी पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि स्रोत को ही दूषित किया जा रहा है। हमें इसका समाधान करना होगा। उत्पादन स्तर पर भोजन दूषित हो रहा है, न केवल उत्पादन स्तर पर बल्कि उत्पादन के आधार पर ही, जो कि मिट्टी है, वही दूषित है।
तो जब हम दुनिया में ऐसी स्थिति पे पहुंच गए हैं जहां हमने अपने जीवन के स्रोत को ही कई तरीकों से दूषित कर दिया है या उसे कई तरीकों से कमजोर कर दिया है, तो अब समय आ गया है कि जब भोजन पर रेगुलेशन बनाते समय उत्पादन के तरीके, उत्पादन के साधनों और उत्पादन के स्रोत को भी निश्चित रूप से इस दायरे में लाया जाना चाहिए। आज जो भोजन हम खाते हैं उससे मिलने वाले पोषण के स्तर में काफी कमी आई है, और चूंकि हमारी अर्थव्यवस्था मार्केट द्वारा तय होती है, इसलिए वाणिज्यिक ताकतें हम पर शासन करती हैं। इस वजह से वनस्पति जीवन की विभिन्न प्रजातियां जो हम खाते थे उनकी संख्या घटकर बस 12 से 15 रह गई है। लगभग 100 साल पहले हम वनस्पति जीवन की 200 से 230 प्रजातियां खा रहे थे। आज हमारी अधिकांश आबादी वनस्पति जीवन की सिर्फ 12 से 15 किस्में खा रही हैं। ये विविधता मानव जीवन को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति है जहां हर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंच गया है कि सप्लीमेंट्स के बिना आप जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि भोजन पर्याप्त अच्छा नहीं है। हाँ, इसका एक हिस्सा सच है। दुर्भाग्य से भोजन पर्याप्त अच्छा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मिट्टी पर्याप्त अच्छी नहीं है, और जब मिट्टी पर्याप्त अच्छी नहीं होती तो हमें समझना चाहिए मिट्टी, भोजन, शरीर एक ही चीज के 3 रूप हैं, वो अलग नहीं हैं। तो नियम बनाने वालों को नियमों के दायरे को बढ़ाना होगा, और साथ ही मानवीय चेतना को भी ऊपर उठाना होगा ताकि लोग इन चीजों के बारे में सचेतन हो जाएं। नियमों से ज्यादा अगर बाजार सचेतन हो जाता है तो ये स्वाभाविक रूप से कई अलग अलग तरीकों से उत्पादन इकाइयों को रेगुलेट करता है। बाजार ऐसी किसी भी चीज को अस्वीकार कर दे जिसका उत्पादन अच्छा न हो या जो अच्छी क्वालिटी का न हो, वो भी इसका एक हिस्सा है। तो रेगुलेशन बस नियम और कानून बनाने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए। इसे बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षित करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए, सार्वजनिक शिक्षा, ताकि रेगुलेशन बाजार की तरफ से हो सके और उपभोक्ता की तरफ से भी हो सके।